हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रैक्टिस सेशन दूसरा है। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को हम अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए हम अपने जो वीडियो है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि हम बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है और बात करें तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यदि बात करें तो जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें हम 18 प्रश्नों तक कर चुके थे और इसमें हम 19 से लेकर जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 19वां प्रश्न है और इस वीडियो को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है। यदि बात करें तो 18 प्रश्न तक हम पढ़ चुके थे और इस वीडियो में 19 से लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले। यदि हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें यदि बात करें तो हमारे भारत में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहीं इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो पंजाब पड़ता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन्हीं क्षेत्रों में जो है इसके स्थल जो है अधिकतर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बलूचिस्तान, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले। ठीक है, तो जो है बलूचिस्तान जो कि सिंध प्रांत में जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ से कई स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। और यदि बात करें उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ पर यदि बात करें राजस्थान है, गुजरात है, तो यहाँ से भी स्थल मिलते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। निम्न हिमालय क्षेत्र एवं उत्तरी महाराष्ट्र, यदि बात करें तो उत्तरी महाराष्ट्र में जो दाइमाबाद है, जैसी बात करते हैं, जो दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि बात करें तो प्रवरा नदी के किनारे जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो अर्थात उत्तरी महाराष्ट्र से भी स्थल मिलते हैं। लेकिन निम्न हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कोई भी स्थल नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही हमारा उत्तर है। इनसे जो है बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से कई स्थल मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से भी कई स्थल मिलते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र, यहाँ से दाइमाबाद मिलता है और भी उसके साथ स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो निम्न जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ से कोई भी स्थल नहीं मिलता है, तो वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैं आपको दिखा देता हूँ इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी दिखा देता हूँ। जैसे सिंधु सभ्यता के पुरास्थल निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए। जो निम्न हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर कोई भी सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। बलूचिस्तान में बात करें तो जो बलूचिस्तान है यहाँ से कई स्थल मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ की बात करें तो जो मेहरगढ़ है इसकी बात करें तो ये इसको हम नव पहाड़ काल में भी पढ़े थे, जो पहाड़ काल है उसके अंतर्गत भी पढ़े थे। मेहरगढ़ से कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व के जो है साक्ष्य मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। और बात करें सुतकांगे डोर, ये जो सुतकांगे डोर है ये भी बलूचिस्तान में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में सुतकांगे डोर को जाना जाता है। और इसकी खोज जो है अब बात करें तो ऑरेल स्टाइन, जो ऑरेल स्टाइन है उन्होंने जो सुतकांगे डोर की खोज की थी और जो है 1927 में इसकी खोज की थी। ठीक है, कब की थी तो 1927 में इसकी खोज की थी। और एक किस नदी के किनारे तो दास नदी के किनारे पड़ता है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में जाना जाता है सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और आगे लिखा है कि उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा, ये जो कालीबंगा है इसकी बात करें तो राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिला है वहीं पड़ता है कालीबंगा। और कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कालीबंगा को ही जाना जाता है। यहाँ से कालीबंगा जो है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से जो है अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं और इसके साथ साथ जो है लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और जो कालीबंगा है इसकी बात करें तो यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं और जो है जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कालीबंगा से कई साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। 2 फसलों को एक साथ बोए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे चना और सरसों जो फसल थी उसके बोए जाने के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और जो है कालीबंगा से बात करें तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पर युगल समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा से एक युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। तो यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे जो है साक्ष्य मिलते हैं और उनको हम प्रश्न वाइज आगे भी पढ़ते रहेंगे।
उत्तरी महाराष्ट्र में दायमाबाद, इसकी यदि बात करें तो दायमाबाद जो है इस सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये जो है महाराष्ट्र में जो है इसकी यदि बात करें तो पड़ता है प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की सहायक है। ठीक है, तो प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है दायमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो है कोई भी स्थल दक्षिण में नहीं पड़ता है। ठीक है, और इनाम गांव, इसकी यदि बात करें तो ये ताम्र पहाड़ काल से भी संबंधित है इनाम गांव। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बारी बारी से हम अच्छे से जो भी ऑप्शन है उनको पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां। इसकी यदि बात करें तो जो 20वां प्रश्न है, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पहाड़ स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसकी यदि बात करें तो जो धौलावीरा है, इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट है। धौलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ नगर मिला है, अर्थात 3 भागों में सिंधु घाटी सप्ताह का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ मिला है। जो धौलावीरा, इसकी यदि बात करें तो ये गुजरात के जो कच्छ जिला है यहीं पड़ता है। जैसे पूछा जाता है कि कच्छ की खाड़ी कभी भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी कच्छ जिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो धौलावीरा, इसके साथ साथ 2 स्थल और भी हैं, जैसे देसलपुर और जो सुरकोतला। देसलपुर, सुरकोतला और धौलावीरा, ये 3 स्थल ऐसे हैं जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ते हैं और जो कि गुजरात में है। ठीक है, और धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज जो है मैंने DRS और DJP, ठीक है, DRS से मतलब डी से धौलावीरा, RS से रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था। और DJP, डी से धौलावीरा, JP जगपति जोशी ने इसका जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सुरकोतला जो पड़ता है कच्छ में ही पड़ता है, तो सुरकोतला की खोज भी जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, सुरकोतला, धौलावीरा और जो है सुरकोतला, धौलावीरा और देसलपुर, ये तीनों जो है कच्छ की खाड़ी में ही पड़ते हैं। ठीक है, और धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र नगर है, जो कि सिंधु घाटी सप्ताह का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। और कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जो 3 भागों में बटा हुआ मिले। सभी स्थल 2 भागों में बटे हुए, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। ठीक है, जो पश्चिमी होता था वो सिंधु घाटी सप्ताह में देखा जाए तो सिंधु घाटी सप्ताह में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं धौलावीरा को छोड़कर, वो सभी जो है 2 भागों में बटे हुए हैं। और जो पश्चिमी नगर होता था, जैसे दोनों नगरों को अगर मिलाकर बात करें तो एक स्थल बनता है, और जो पश्चिमी नगर एवं पूर्वी नगर में इसको बांटा जाता है। और जो पश्चिमी नगर होता था वो दुर्गीकृत होता था, अर्थात यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और जो पूर्वी नगर होता था जो है दुर्गीकृत नहीं होता था, अर्थात यहाँ पर जो गरीब लोग वो लोग रहते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। और लोथल की यदि बात करें तो लोथल जो है इसकी बात करें तो लोथल जो है ये एक बंदरगाह नगर था। और यहाँ से जो है जो मेसोपोटामिया में आपने देखा होगा कि मम्मी के बारे में आपने सुना होगा, तो मेसोपोटामिया से उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी के भी जो है साक्ष्य मिलते हैं, मम्मी मिट्टी की जो है मम्मी के साथ मिलते हैं तो लोथल से। तो इससे पता लगता है कि लोथल अर्थात जो सिंधु घाटी सप्ताह है और मेसोपोटामिया सप्ताह के बीच जो है व्यापार होता था, तो इसके ये साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल में ही जो है फारस की एक मोहर के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे ये भी मतलब ये दोनों साक्ष्य जो हैं इनसे पता लगता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सप्ताह के बीच जो है व्यापार होता था। ठीक है, लोथल क्योंकि ये बंदरगाह था तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और लोथल यदि बात करें तो लोथल के साथ साथ एक बंदरगाह और भी है, कुंतासी। तो लोथल और कुंतासी दोनों खंबात की खाड़ी में पड़ते हैं। और लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, और भोगवा नदी के किनारे तो पड़ता ही है। इसकी खोज जो है शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी लोथल की, और एक गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और यहाँ से जो है युगल समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं, और युगल समाधान के साक्ष्य कालीगंगा से भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 युगल समाधान मिलते हैं और यहाँ से 1 युगल समाधान कालीगंगा से मिलता है। यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी मिलते हैं और कालीगंगा से भी मिलते हैं। तो कालीगंगा से जो है युगल समाधान की बात करें तो यहाँ से 3 युगल समाधान मिलते हैं लोथल से, और कालीगंगा से 1 मिलता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये पड़ता है, और सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर पड़ता है। ठीक है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, और इसके साथ है आमरी जो है वो भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है और सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो के साथ साथ आप आमरी को भी याद कर लें, और दोनों के दोनों एक ही जगह पर पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो और आमरी दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर पड़ते हैं और सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से
बात करें तो एक विशाल स्नानागार मिलता है मोहनजोदड़ो से, और एक कांसे की नर्तकी भी मिलती है, और मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास भी मिलता है। पुरोहित आवास की बात करें तो मिलता है मोहनजोदड़ो से, और जो श्रमिक आवास मिलता है बात करें तो वो मिलता है हड़प्पा से। ठीक है, श्रमिक आवास हड़प्पा से, और जो है पुरोहित आवास वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मैं आगे भी आपको इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको आगे बताता हुआ चलूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनको देख भी लेते हैं। यदि बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से पत्थर के सज्जा परत विशालकाय प्राचीर पहाड़ी तंबों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें 2 आयताकार दुर्बंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। जो 3 भागों में बटा हुआ था उनमें से 2 जो थे वो रक्षा प्राचीरों द्वारा सुरक्षित है, लेकिन एक नहीं था। ठीक है, तो ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल में 3 भागों में बटा हुआ नगर नहीं मिलता है, केवल और केवल ये जो है धौलावीरा ही है जो 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो धौलावीरा यहाँ से यदि बात करें तो यहाँ से जल प्रबंधन की बहुत ही अच्छी प्रणाली मिलती है। जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो धौलावीरा में ही मिलती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बात करें तो 21वां, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो ऐसा कौन सा है इसमें जिसमें हड़प्पा सभ्यता में इसकी जानकारी नहीं थी? तो पक्की ईंट है, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल मिले हैं वहाँ पर जितने भी घर होते थे वो अधिकतर पक्की ईंटों से ही बने होते, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं। दीवारों पर इंग्लिश ब्रांडिंग प्रणाली अर्थात इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, तो जो है और आगे बढ़ते हैं। घोड़िया छत, इस प्रकार से जो तीनों हैं ये मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब इसके साथ नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी यदि बात करें तो ये है 22वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो ऐसा कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था और बाकी नहीं थे? जिराफ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। कंगारू के भी नहीं मिलती है, सियार का भी नहीं मिलता है। हाथी, इसके साथ मिलते हैं। जो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से जैसे पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो पशुपति शिव की मूर्ति मान लीजिए आप, ठीक है, तो इसका बाएं तरफ है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ जो है 2 पशु हैं और राइट की तरफ 2 पशु हैं, और इसके दक्षिण में इसके नीचे भी जो है 2 पशु हैं। लेफ्ट की बात करें तो बाघ एवं हाथी। ठीक है, बाघ एवं हाथी, और नीचे 2 हिरण पड़ते हैं, 2 हिरण। ठीक है, तो नीचे 2 हिरण और बाघ एवं हाथी लेफ्ट में, और राइट में पड़ते हैं बात करें तो भैंसा और जो है गैंडा। ठीक है, तो भैंसा एवं गैंडा मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे ये हो गई पशुपति शिव की मूर्ति, और इसके जो लेफ्ट अर्थात बाईं तरफ जो है बाघ एवं हाथी बैठे हुए हैं, और इनके नीचे जो है 2 हिरण बैठे हुए हैं, और इनके जो लेफ्ट राइट अर्थात दाईं तरफ जो है भैंसा और गैंडा बैठे हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से बाघ और हाथी जो है बात करें इसके बाईं तरफ और राइट की अर्थात दाईं तरफ भैंसा और गैंडा, उनके नीचे जो है 2 हिरण बैठे हुए हैं, अर्थात 5 प्रकार के कुल 6 जानवर बैठे हुए हैं जो पशुपति शिव की जो मूर्ति प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से वहाँ। तो इस प्रकार से हाथी के साथ यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाथी के साथ मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं, इसमें चारों ओर हाथी गैंडा चीता भैंसा इस प्रकार से विराजमान है, और अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, समाधान एच संबंधित है। इसी यदि हम बात करें तो जो एक है R37, ठीक है, एक है R37, इसे हम कहते हैं कब्रिस्तान। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसके साक्ष्य मिले हड़प्पा से। उसी प्रकार से जो समाधान एच है इसके भी साक्ष्य हड़प्पा से ही मिले हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो है जैसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। जो समाधान एच एवं R37 इनकी यदि बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा है स्थल, इसके सबसे उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में मिले थे। ठीक है, तो उत्तर हड़प्पा काल अर्थात जिसे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है बात करें तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति यहीं से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या फिर इसे उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और जो एक है सवादान एच प्रकार की जो है कब्रिस्तान मिलता है, और R37 कब्रिस्तान के नाम से भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और लोथल से जो है सॉरी जो हड़प्पा है यहाँ से जैसे बात करें तो श्रमिक आवास भी मिलता है, और यहाँ से जो है श्रमिक आवास मिलता है। और जैसे तांबे की फैक्ट्री मिलती है, तांबे के बने हुए जो भी औजार हैं, जैसे तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे के और जो है तांबे की मोहर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है तांबे के, क्योंकि यहाँ पर तांबे की फैक्ट्री मिली है तो उस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिली जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसके एक बात देख लेते हैं। वर्ष 1934 में हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि, जो समाधि प्राप्त हुई है जिसे समाधान एच, जो समाधान एच प्रकार की जो है समाधि मिलती है, अर्थात एक कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है, और उसी प्रकार से R37 मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, R37 एक समाधि लिखा हुआ है, अर्थात ये जो इनकी बात है तो ये दोनों ही कब्रिस्तान मिलते हैं जो है हड़प्पा में। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। जो एच प्रकार का इसको तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, और ये जो R37 है ये भी पूछा गया है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और ये उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है, जिसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो वहीं हड़प्पा में सप्ता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो कि दक्षिण में है, और जो है इसे समाधि R37 के नाम से जाना जाता है। यदि हम सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो सिंधु घाटी सप्ताह जो है इसका विस्तार की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है फैलाव था। ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर फैली हुई सभ्यता थी, और जो है पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर इसका विस्तार था। और इसका सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो ये मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में जो एक अखनूर स्थान है वहीं पर पड़ता है, और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है मांडा। ठीक है, तो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक है, उत्तर में पड़ता है मांडा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में एक स्थान है अखनूर, अखनूर में ही पड़ता है मांडा, जो कि मांडा जो है वो सबसे उत्तरी स्थल के रूप में जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और जो कि चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। उसी प्रकार से दक्षिण में यदि बात करें तो दायमाबाद, दायमाबाद जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है, और जो कि गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी उसी के किनारे पड़ता है। और दायमाबाद कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल के सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में जाने तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो पड़ता है बात करें सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर जो कि एक बंदरगाह स्थल भी है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में जाना जाता है। जो सुतकांगे डोर है इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने, ऑरेल स्टाइन ने सुतकांगे डोर की खोज की थी, और जो है बात करें तो 1927 में खोज की थी सुतकांगे डोर की। ठीक है, 1927 में खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने, और ये पड़ता कहाँ है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और दास नदी के किनारे सुतकांगे डोर। उसी प्रकार से अगर सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है, और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, और जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चारों स्थल मैंने बता दिए, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतकांगे डोर, और पूर्व में आलमगीरपुर। और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है ये है 1400 किलोमीटर, और लगभग जो पूर्व से पश्चिम है वो है 1600 किलोमीटर में लगभग, और इसका पूरा जो विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा हुआ जो है फैला हुआ है, अर्थात इसका क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, तो और सारी बातें जो है उनको हम आगे पढ़ते रहेंगे, और जो है आगे अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और प्रश्न के माध्यम से हम आगे भी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी साइट है जो भारत में सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जिसे जाना जाता है? तो इसकी यदि बात करें इन पांचों में यदि देखा जाए, हालांकि ऑप्शन 4 होते हैं, यहाँ पर 5 दिए गए। ठीक है, तो ऑप्शन ई द राइट आंसर, ई यहाँ पर दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ से 7000 BC के जो है कृषि के प्रमाण मिलते हैं, और मेहरगढ़ से क्या मिलता है तो गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, और बात करें तो कहाँ पड़ता है और बलूचिस्तान में पड़ता है। और कभी पूछा है कि किन पहाड़ियों के बीच पड़ता है तो किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच पड़ता है मेहरगढ़। और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो लहुरा देव, मैं यहाँ पर बता देता हूँ लहुरा देव, जो हमने पढ़ा था पाषाण काल में। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं, कितने तो 8000 ईसा पूर्व जो है यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, और चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चावल के
तो चावल के प्रमाण सबसे प्राचीन कहाँ से मिलते हैं? लोहरादेव, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में पड़ता है। कालीबंगा जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जिसे गंगानगर जिले के नाम से भी जाना जाता है। और दाएमाबाद इसकी बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और हुलास की बात करें तो ये हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सारण जिले में पड़ता है, ठीक है। तो और आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। अभी हमने पढ़ा भी था, इन दोनों को तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम इनको आगे देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऑप्शन ई द राइट आंसर। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। और इसको यदि बात करें, मेहरगढ़ को हमने पहाड़ काल में बहुत ही अच्छे से समझा था। यदि आपने पहाड़ काल की वीडियोस देखी है तो आपको जो है इस प्रश्न को आंसर करने में देर नहीं लगी होगी। तो यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में प्रमाण मिलते हैं। यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दाएमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जिसे वर्तमान में जो है हनुमानगढ़ जिला कहते हैं और पहले गंगानगर जिले के नाम से जाना जाता था। आलमगीरपुर जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है आलमगीरपुर। और आगे देखें तो ये सभी जो है हड़प्पाकालीन स्थल थे मेहरगढ़ को छोड़कर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण है। यदि इसकी बात करें तो जो है 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम लगाएं। उत्तर से दक्षिण हमें लगाना है। यदि हम बात करें तो सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? पहला पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इनमें देखा जाए तो सबसे उत्तरी स्थल है। हालांकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, इन ऑप्शनों को ना देखें तो मांडा पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शनों को देखकर चलना है। तो जो हड़प्पा है ये सबसे उत्तरी स्थल है इन चारों में। और इसके बाद आता है, जैसे बात करें तो मोहनजोदड़ो नहीं आता है, कालीबंगा ये आता है, ठीक है। तो कालीबंगा इसके बाद आता है कालीबंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? रावी नदी के किनारे पड़ता है। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और जो है आगे इसके साक्ष्य भी हैं जो उनको भी समझ लेंगे। इसके बाद कालीबंगा है। और इसके बाद यदि बात है कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो इसको हम समझ चुके हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और इसके बाद बात करें तो राजस्थान में, पहले पंजाब में फिर राजस्थान में। इसके बाद यदि बात करें तो पड़ता है जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? ये जो सिंध प्रांत है, सिंधु जैसे पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसी में पड़ता है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के साथ साथ यहाँ पर जो लगभग 4-5 स्थल पड़ते हैं सिंध प्रांत में, जैसे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा तो राजस्थान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और जो है आमरी, इसके बाद कोटची और जुदेरी दड़ो, ठीक है। तो जुदेरी जोदड़ो लगभग 5 स्थल पड़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी के सभी जो सिंधु नदी है उसी के किनारे पड़ते हैं। और इसके बाद जो है चौथा लोथल। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो हमारा देख लें, सबसे पहले पड़ता है हड़प्पा 1, इसके बाद दूसरा हो जाता है 3, ठीक है, 1 3। इसके बाद आता है जो है बात करें तो मोहनजोदड़ो तो 2, इसके बाद जो है 4। तो 1 3 2 4 किस में है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो यही हमारा बिल्कुल क्रम सही है। हड़प्पा की बात करें तो ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से श्रमिक आवास भी मिलते हैं और यहाँ से एक अन्नागार भी मिलता है। और यहाँ से बात करें तो तांबे की फैक्ट्री भी मिलती है और यहाँ से अन्नागार तो मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे जो है साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा जो है एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। और जो है ये पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। इसके बाद बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये भी बहुत ही फेमस है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में इसकी खोज राखाल दत्त बनर्जी ने की थी। और जो है यहाँ से भी कई साक्ष्य मिले। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिलती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जो पुरोहित की एक है पुरोहित आवास भी कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। और एक जो है पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। और जो उर्वरता की देवी जिसे कहा जाता है कि जो है
जैसे पशुपति शिव की मूर्ति तो मिलती है मोहनजोदड़ो में। जो उर्वरता की देवी है जिसे बात करें तो उर्वरता की देवी जिसे पृथ्वी माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्शल ने जो उर्वरता की देवी है उसे पृथ्वी माता के रूप में कहा है। तो इसके साथ मिलते हैं हड़प्पा से। और कालीबंगा से क्या मिलता है तो काले रंग की चूड़ियाँ और जो है यहाँ से अग्निकुंड के साथ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे अग्निकुंड के साथ मिलते हैं, 7 अग्निकुंड के साथ मिलते हैं कालीबंगा से, और अग्निकुंड के साथ जो है मिलते हैं लोथल से भी। और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ से युगल समाधान मिलते हैं, कालीबंगा से 1 मिलता है और लोथल से 3 मिलते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल जो है यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भी मिलता है। जैसे बात करें चनूदड़ो और जो है बनावली, चनूदड़ो बनावली और लोथल, इन 3 स्थलों से जो है मनका बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। तो इनको बारी बारी से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, हालांकि इनको अब आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम है। सबसे पहले पड़ता है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के बात करें तो पंजाब में जो मोंटगोमरी जिला है, जिसे हम साहिवाल जिला के नाम से वर्तमान में जानते हैं। ठीक है, तो जो मोंटगोमरी जिला है और इसको साहिवाल जिला के नाम से भी जाना जाता है, जो जहाँ पड़ता है हड़प्पा स्थल। कालीबंगा की बात करें तो गुजरात के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत के लड़काना जिले में पड़ता है। लोथल जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और एक क्रम जो है भौगोलिक संरचना के आधार पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसको समझ लेते हैं। यदि बात करें तो 26वां प्रश्न है हमारा, इसको अच्छे से समझते हैं। यदि बात करें तो 26वां प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो कालीबंगा से चबूतरे प्राप्त हुए हैं ये किसके निर्मित हैं? लकड़ी से, पत्थर से, लकड़ी एवं धातु से, मिट्टी के ईंटों से। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ से कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं ये मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, तो मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। और मैं आपको दिखा देता हूँ इससे संबंधित जो भी बातें हैं, तो जो है इसको समझ लेते हैं अच्छे से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला, जिसे वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्या मिला है तो इसकी यदि बात करें तो प्राचीन जो हनुमानगढ़ जिला है ये जो कालीबंगा है इसकी यदि बात करें तो राजस्थान के गंगानगर जिला में पहले पड़ता था, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। प्राचीन सरस्वती जो नदी थी इसी किनारे ये पड़ता है, अर्थात जो बात करें घग्गर नदी, जो घग्गर नदी के नाम से भी सरस्वती को जाना जाता है। जो सरस्वती नदी थी इसको बात करें तो इसको जो है हाकरा कहते हैं पाकिस्तान में, और हमारे भारत में कहते हैं घग्गर। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर सरस्वती नदी लिखा है, हालांकि जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की, और उत्खनन जो है बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण केंद्र, लकड़ी की नाली मिलती है। लकड़ी की नाली अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से मिलती है तो जो है कालीबंगा से ही मिलती है। और दुर्ग का द्विभागीकरण, ये तो जो दुर्ग का द्विभागीकरण है, यदि बात करें जो कालीबंगा है, हालांकि मैंने एक पहाड़ वाली वीडियो थी उसमें शायद मैंने मिस्टेक से गलत बता दिया था, तो मैं आपको यहाँ पर सुधार कर बता देता हूँ। शायद मैंने उसमें बता दिया था कि कालीबंगा जो है यहाँ से जैसे 2 स्थल प्राप्त होते हैं, दोनों स्थल जो है मैंने उसमें बता दिया था कि कोई भी दुर्गीकरण नहीं है, लेकिन वो गलती से मैंने बता दिया था। जो कालीबंगा है ये दोनों ही स्थल इसके दुर्गीकृत हैं। ठीक है, इसके जो दोनों स्थल हैं वो दोनों ही अलग अलग दुर्ग से सुरक्षित हैं, अर्थात जो रक्षा प्राचीर होती है, तो जो दुर्ग है दोनों के दोनों जो नगर हैं वो दुर्गीकृत हैं या फिर रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताना था और मैंने गलत बता दिया था उसमें, तो आप उसमें यदि आपने वीडियो देखी तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो और आगे यदि बात करें तो यहाँ पर पक्की सड़कें, जो पक्की सड़कें हैं इनकी बात करें तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं अधिकांश से पक्की सड़कें ही मिलती हैं। और जो पक्की सड़कें इनकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है एक विशेष विशेषता थी कि यहाँ पर पक्की सड़कों के साथ मिलते हैं, जुता हुआ खेत के साथ भी मिलते हैं यहाँ से, और जो है 2 फसलों को एक साथ बोए जाने के साथ भी मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी यदि बात करें तो जो है 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल, जो बालाथल है इसकी बात करें तो ये एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है। और बालाथल कहाँ पड़ता है तो ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो बालाथल का उत्खनन किसने किया था तो BN मिश्रा। जो BN मिश्रा है इन्होंने जो है बालाथल का उत्खनन किया था। और जो है
इसकी यदि बात करें तो ये राजस्थान में ये पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। इसका उत्खनन जो है बी एन मिश्रा ने किया था। और हम अब आगे देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको इनके बारे में बता दूं, जैसे एस आर राव, जो शिकारीपुरा रंग, इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जो इन्होंने लोथल की भी उत्खनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो रंगपुर, एक स्थल है रंगपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, तो उसके उत्खनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और बीबी लाल, इनकी यदि बात करें तो बीबी लाल एवं बी के थापर ने जो है कालीबंगा का उत्खनन किया था। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा 28वां प्रश्न है। सूचीबद्ध हड़प्पा समाधान, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें समाधान व्यवस्था कैसी थी, और दूसरे में स्थल, इनको हमें मिलाना है। ठीक है। तो अब इनको हम देख लेते हैं और जो है मिलाते हैं। तो इसमें यदि बात करें तो ये यूजीसी नेट में अर्थात पूछा गया था प्रश्न। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो ताबूत समाधान है इसकी बात करें तो ये हड़प्पा से। ठीक है। ताबूत समाधान किससे मिलता है, तो हड़प्पा से। यहाँ के जो ताबूत समाधान की प्रक्रिया थी ये हड़प्पा में मौजूद थी। इसके बाद विस्तारित समाधान जो है इसकी बात करें तो ये पड़ता है, जो विस्तारित समाधान है ये पड़ता है चनौली। ठीक है। तो अर्थात ए का हो गया वन, ए का वन किसमें है, तो ए का वन है 2 में। ठीक है। इसके बाद बी का जो है 4, बी का 4 किसमें है, तो दोनों में पड़ता है। ऑप्शन अभी दोनों ही चल रहे हैं। इसके बाद बात करें संयुक्त समाधान, जो संयुक्त समाधान है इसके साथ कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से इसके साथ मिलते हैं। लोथल से युग्म समाधान या फिर संयुक्त समाधान के साथ मिलते हैं, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद कलश समाधान जो है इसके साथ मिलते हैं जो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो ऑप्शन डी का हो गया 3। इस प्रकार से देखते हैं इसको। जो सी का हो गया 2, सी का 2 किसमें, तो सी का 2 है, सॉरी सी का 2 है ऑप्शन सी में, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ताबूत समाधान की प्रक्रिया हड़प्पा से मिलती है, विस्तारित समाधान सनौली से मिलता है, संयुक्त समाधान लोथल और इसके साथ साथ कालीगंगा जो है वहाँ से भी मिलते हैं। और कलश समाधान जो है इसकी बात करें तो इसे यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, और इसके साथ साथ कलश समाधान जो है ये सुरकोतड़ा से भी इसके साथ मिलते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको पहले एक बार दिखा देता हूँ, इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखेंगे। जो ताबूत समाधान है इसके साथ मिलते हैं हड़प्पा से, विस्तारित समाधान जो है इसके साथ मिलते हैं सनौली से, संयुक्त समाधान के साथ मिलते हैं लोथल एवं कालीगंगा से, और कलश समाधान के साथ मोहनजोदड़ो एवं सुरकोतड़ा से इसके साथ मिलते हैं। ठीक है। और आगे यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर तीनों जो जैसे बात करें तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। जो जैसे समाधान की जो प्रक्रिया होती है इसको 3 भागों में समझ सकते हैं। एक है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान की बात करें तो जो कोई भी मनुष्य होता है उसको मरने के बाद जो है उसको पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। ठीक है। तो पूर्ण रूप से जब दफना देते थे तो उसे कहते थे पूर्ण समाधान। ठीक है। पूर्ण समाधान। और बात करें एक था आंशिक समाधान, ये हो गया पूर्ण समाधान। दूसरा आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या होता था, इसमें आदमी के मरने के बाद उसको जानवरों के सामने या फिर पशु पक्षियों के सामने फेंक दिया जाता था, और उसके जब जानवरों की खा लेने के बाद जो भी अस्थि पंजर बचते थे उनको, उनके अंश जो थे उनको एक स्थान पर गाड़ दिया जाता था, उसे कहते हैं आंशिक समाधान। ठीक है। तो एक प्रक्रिया भी मौजूद थी। और तीसरी प्रक्रिया थी दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या था, तो उसको कहते हैं जैसे जब किसी भी मनुष्य को मरने के बाद उसको जो है जला दिया जाता। तो 3 प्रक्रियाएं जो थी ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। और यदि बात करें तो इन तीनों के साक्ष्य जो है एक साथ कहाँ मिलते हैं, तो जो कालीबंगा है कालीबंगा से इन तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्ण समाधान, और बात करें पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान एवं जो है दाह संस्कार, इन तीनों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लेते हैं। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में जो है अवस्थित हैं, अर्थात ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक हैं और अफगानिस्तान में बहती है या फिर अवस्थित हैं। तो इनमें से देखा जाए हरिरुद्ध ये भी है, और जो है क्रुमु, हरिरुद्ध क्रुमु को बात करें तो किरमू और कुबा जैसे काबुल भी कहते हैं। तो हरिरुद्ध, किरमू और कुबा ये तीनों नदियां ही सिंधु नदी की सहायक हैं और तीनों ही अफगानिस्तान में बहती हैं। वितथता इसकी बात करें तो इसे जो है झेलम कहते हैं, झेलम। ठीक है। इसे झेलम कहा जाता है, और झेलम जो कि हमारे भारत में बहती है, तो इसलिए ये नहीं है। बाकी ये 3 नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ए बी और सी, ए बी सी, अर्थात जो डी है वो नहीं है, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लेते हैं। पाकिस्तान में बहती हुई सिंधु नदी एशिया की लंबी नदियों में से एक है। ये पाकिस्तान में बहती है, और भारत में केवल जम्मू कश्मीर जो बात करें अब तो
जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया है। पहले एक ही था। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बहती हुई जाती है और चीन के जो है पश्चिमी तिब्बत में बहती है। ठीक है। और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है सिंधु नदी, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजित हैं। बेतरता, जिसे झेलम कहते हैं, और जो है अस्कनी, ये जो है वैदिक काल के जो प्राचीन नाम है। जैसे वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये इनके नदियों के प्राचीन नामों के नाम से जाना जाता है। कि झेलम को प्राचीन नाम क्या था तो बेतरता, चिनाब का प्राचीन नाम क्या था तो अस्कनी, परुसड़ी को रावी कहा जाता था, और जो है बिपाशा को ब्यास और सोतोत्री को सतलज। ठीक है। तो ये 5 नदियां थी सिंधु नदी की सहायक, जो कि हमारे भारत में बहती हैं। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदी हैं कुबा, कुरमू और हरिदुद। ये नदियां जो है अफगानिस्तान में बहती हैं और ये सिंधु नदी की सहायक हैं। और जो हमारे भारत में बहती हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो जो है हमारा 30वां प्रश्न है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है। जो मनके बनाने की कार्यशाला है इसकी बात करें तो मैंने इसकी एक ट्रिक लिखी है, आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। मैंने लिखा है मन बन चन लोथल, मन बन चन लोथल। मन से मन का बनाने का कारखाना जो है कहाँ कहाँ से मिलता है, और बन से बनावली से मिलता है, चन से चनउदड़ो से मिलता है, लोथल से मिलता है। अर्थात बन चन लोथल, मन से मन का बनाने का कारखाना, बन से बनावली, चन से चनउदड़ो, लोथल से लोथल। तो मन का बनाने का कारखाना बनावली, चनउदड़ो, लोथल, इन 3 स्थलों से मिलता है। और यहाँ पर कौन सा दिया है तो लोथल। तो मन का बनाने वाली कार्यशाला लोथल से मिलती है। आमरी, इसकी यदि बात करें तो ये पड़ता है जैसे बात करें जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाएं तट पर सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहीं पड़ता है आमरी। ठीक है। तो आमरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, और जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है आमरी, जैसे कि मोहनजोदड़ो पड़ता है। बनावली, इसकी यदि बात करें तो बनावली जो है, तो यहाँ पर बनावली भी दिया हुआ, अर्थात ऑप्शन बी और सी दोनों हो गए। तो बी भी ठीक है यहाँ पर और सी भी ठीक है। और रंगपुर यहाँ से जो है धान की भूसी के साथ मिलते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जो है जो शिकारीपुरा रंगनाथ राव है उन्होंने खोज की थी रंगपुर की। और बनावली यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल भी मिलता है। और जो है अब हम आगे देख लेते हैं, इसको जो है पहले देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। और जो है देख लेते हैं, प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली, चनउदड़ो, यहाँ से तीनों से ही मनका बनाने के कारखाने मिलते हैं। जबकि आमरी बात करें तो आमरी को ऐसा पहला स्थल माना गया है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी के साथ मिलते हैं, अभी हमने बात की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बात करें तो 31वां, निम्नलिखित में किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। जो अफगानिस्तान है यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं जो कि वैदिक काल में भी थी। तो अस्कनी, इसकी बात करें तो अस्कनी के बारे में हमने पढ़ा था। और जो है हालांकि अफगानिस्तान की बात हो रही तो अफगानिस्तान में हमें देखना है, अस्कनी जिसे हम चिनाब कहते हैं तो ये भारत में बहती थी, तो ये नहीं है। कुरमू ये भी बहती है, और कुबा, सोतोत्री, तो सोतोत्री जिसे सतलज कहते हैं तो सतलज, और जो अस्कनी जिसे चिनाब कहते हैं तो ये 2 नदियाँ नहीं थी, अर्थात बी और मतलब दूसरी और तीसरी नदियाँ थीं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो यही हमारे जो 2 और 3 जो हैं ये अफगानिस्तान में बहती थी और ये वैदिक काल में जो है जानी जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 जो था ये हमारा बिल्कुल ठीक था, और यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, जो 4 नदियाँ हैं ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। कुबा जिसे कहते हैं काबुल, कुबा को कहते हैं काबुल, कुरमुक कहते हैं कुर्रम, गोमती को कहते हैं गोमल, सुवास्तु को स्वात। ये 4 नदियां हैं, इनका ऋग्वेद में वर्णन है। और ये चारों की चारों नदियां जो हैं ये अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं? कुबा को कहते हैं काबुल, कुरमू को कहते हैं कुर्रम, गोमती को कहते हैं गोमल, और सुवास्तु को कहते हैं स्वात। ये 4 नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं और इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 32वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो है मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। इस बात करें तो जैसा कि गौतम बौधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में भारतीय ब्याज की दर थी। तो जो गौतम है यदि बात करें तो कालीन गौतम,
उत्तर वैदिक कालीन गौतम और बौधायन ने जो भूराजस्व है इसका जो बात करें इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी था राइट आंसर। जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी, तो 15% थी। और इसको हम अच्छे से देख लें, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया था ये प्रश्न। मैं आपको दिखा देता हूँ इससे संबंधित जो भी आते हैं। उत्तर वैदिक कालीन गौतम एवं बौधायन ने जो भूराजस्व है इससे संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक जो ब्याज दर थी वो 15% की दर से वसूल किया जाता था, अर्थात उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषद कालीन अश्वपति, जो अश्वपति राजा था इसके बारे में हम वैदिक काल में बहुत ही क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जा चुका है। तो उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था, तो ये कैकेय जनपद का था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। और इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जैसे बात करें तो जो कैकेय है, जैसे कैकेय जनपद था, और इसका जो है अश्वपति ये यहाँ का शासक था। उपनिषद कालीन अश्वपति कैकेय का राजा था। उपनिषद जो शब्द है उपनिषद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद काल में शासन तंत्र जो था वो राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजा के नियंत्रण में ही पूरी राज्य व्यवस्था होती थी। कहीं कहीं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। उपनिषद काल में कुरु एक जनपद था, और पांचाल ये जनपद के रूप में जाने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य थे। और उसके बाद जो इनकी राजधानी आसंदीवत और काम्पिल थी, अर्थात जो आसंदीवत थी ये कुरु की राजधानी थी, और जो काम्पिल थी ये पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से समझते हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन जो 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हमें देखना है ये चारों वेद दिए गए हैं और उनके ब्राह्मण, तो चारों वेद और उनके ब्राह्मण दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। जैसे ऋग्वेद की यदि बात करें तो जो ऋग्वेद है इसके जो ब्राह्मण है एक तो है ऐत्रेय, ठीक है, और दूसरा है कौशिकी। ठीक है, तो एक तो हो गया ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी, तो इसका जो ऑप्शन है ये है बिल्कुल ठीक है। सामवेद की बात करें तो इसके जो ब्राह्मण है एक तो है इसका जो है बात करते हैं ये ऑप्शन गलत है। तैत्तिरीय जो है ये इसका नहीं है, तैत्तिरीय जो है वो पड़ता है यजुर्वेद का। ठीक है, तो यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। और सामवेद के कौन कौन से हैं, तो एक तो है तांड जिसे पंचवेद के नाम से भी जानते हैं, तांड, और दूसरा है जैमिनीय। ठीक है, जैमिनीय, तो तांड और जैमिनीय हैं जो है सामवेद के, और यहाँ पर दिया गया है तो तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय जो की बात करें, तैत्तिरीय और शतपथ ये दोनों किसके पढ़ते हैं, तो ये दोनों पढ़ते हैं यजुर्वेद के। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन बी द राइट आंसर, अर्थात यही गलत है। तो ऋग्वेद जो है इसके ऐत्रेय और कौशिकी इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद के कौन कौन से, तो सामवेद के हैं तांड जिसे हम पंचवेद के नाम से जानते हैं, क्योंकि तांड जो है ये 25 अध्यायों में इसका वर्णन है, इसीलिए तांड को पंचवेद के रूप में जाना जाता है। अर्थात पंचवेद और जो है षड्वेद और जैमिनीय ये जो हैं, जैसे तांड को कहते हैं पंचवेद और जो है जैमिनीय ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के, और यहाँ पर नहीं दिए गए थे, इसीलिए ऑप्शन जो बी है यही गलत था। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, जैसे एक है कृष्ण शाखा और दूसरी शुक्ल शाखा। जो शुक्ल शाखा है उसका जो ब्राह्मण है वो तो है शतपथ ब्राह्मण, और जो कृष्ण शाखा है यजुर्वेद की वो है उसका है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, हालांकि मैंने जो वैदिक सप्ताह है इससे संबंधित मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, यदि आपने उन वीडियो को अगर देखना है आपको तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और मैंने उनको बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया था। ठीक है, यदि आपको उन वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पर अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपथ ब्राह्मण, और इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, और जो इसका संकलन हुआ था लगभग 1500 BC से लेकर जो है 1000 BC का जो कालक्रम था, जिसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका जो है संकलन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच जो कालक्रम था, इसी में संकलन हुआ था ऋग्वेद का। इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल जब हम वैदिक सप्ताह से संबंधित प्रश्नों को जब करेंगे तो उसमें जो है इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। जो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, और इसको सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 मंडलों का वर्णन है। कितने मंडल हैं, 10 मंडलों का वर्णन है। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं।
और इसके जो 10 मंडल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तीसरा मंडल जो है बात करें तो गायत्री मंत्र से संबंधित है, जिसमें जिनका जो है गायत्री मंत्र है, उनका गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने लिखा था। जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता है सविता देव को समर्पित था, जो कि तीसरे मंडल में, जैसे 10 मंडल हैं, 10 में से जो तीसरा था इसमें क्या है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसके बाद जो चौथा मंडल है उसमें क्या है? तो इसमें कृषि से संबंधित जो है उल्लेख है, और कृषि से संबंधित उल्लेख है। और जो वामदेव, ये चौथा मंडल है जो ऋग्वेद का, ये वामदेव ने लिखा है, और जो है यहाँ पर बात करें तो कृषि से संबंधित है। इसके बाद 7वां मंडल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है, जो कि सुदास नामक राजा का अन्य 10 राजाओं से युद्ध होता है। और सुदास के पुरोहित थे जो गुरु महर्षि वशिष्ठ जो थे वो सुदास के ऋषि थे, मतलब पुरोहित थे। और इसके बाद जो बात करें विश्वामित्र थे, विश्वामित्र और जो है बात करें वशिष्ठ के बीच जो है युद्ध होता है, क्योंकि वशिष्ठ जो थे वो थे सुदास के पुरोहित, और जो अन्य 10 जन थे उनके राजा के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र, और उनके बीच युद्ध होता है, लेकिन अंततः जो है सुदास राजा जीत जाता है। और 8वें में बात करें तो 8वें में क्या था? 8वें में स्त्रियों का जो है उल्लेख मिलता है, और जो है 8वां जो मंडल है वो लिखा है कण्व ऋषि, जो कण्व ऋषि हैं उन्होंने लिखा है। 9वां मंडल जो है उसकी बात करें तो 9वें मंडल में है सोमरस का उल्लेख, अर्थात जो सोम देवता हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है, और सोमरस से संबंधित है। 10वां मंडल है, इसके बाद करें तो 10वें मंडल में जो है बात करें तो 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, और पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो शूद्र है, जैसे बात करें चारों वेदों का एक बार जो है एक साथ उल्लेख मिलता है, जो कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में ही मिलता है। ठीक है, तो और एक उपनिषद है, इसे पूछा जाता है कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख है? तो वो है जाबालोपनिषद। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें 3 वेदों का 3 आश्रमों का एक साथ उल्लेख है? तो वो है, जैसे अगर पूछा जाएगा कि 3 आश्रमों का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है छांदोग उपनिषद। फिर पूछा जाएगा कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है जो है बात करें तो वो है जाबालोपनिषद। ठीक है, अब इससे संबंधित हमने काफ़ी बातें कर ली, इसको समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसको समझ लेते हैं इसके बाद बोलते हैं चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। जो ऋग्वेद है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद के हैं ऐतरेय, कौशिकी, ब्राह्मण, सामवेद के पंचवेद और जमनीय, मैंने बताया था आपको। यजुर्वेद के सतपर और तैतरीय हैं, और अथर्ववेद का गोपद। तो इनके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं जो है 25वां प्रश्न। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे थे। तो उनमें यदि बात करें तो गेहूं एवं कपास, जो गेहूं एवं कपास की खेती है, ये हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 उपहार दिए थे। और कपास की खेती के अर्थात बात करें तो कपास की खेती के साथ जो है मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए था राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी व्याख्या उसको समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जौ, गेहूँ, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा, ये जो बात करें एक कृषि की जो फसलें हैं, एक प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए थे। गेहूं की 2 प्रजातियां हैं, कभी हो सकता है कभी बार पूछ लिया है। एक है ट्रिटिकम और दूसरी कम्पेक्टस। ठीक है, तो गेहूं की कौन कौन सी 2 प्रजातियां? एक है ट्रिटिकम, दूसरी है कम्पेक्टस। और इसके बाद इस संदर्भ में मुख्यतः जो कपास का वर्णन मिलता है। सूत बात करें तो सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोगता रही है, और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार जो है पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में मिलता है। तो सबसे पहली बात, जो कपास के सबसे प्राचीनतम साज कहाँ मिलते हैं? पाषाण काल में। एक है मेहरगढ़ से इसके सबसे प्राचीनतम साज मिलते थे, वो है पाषाण काल का इतना। लेकिन हमें अगर हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है तो इसके साथ मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, इसके साथ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बुने हुए सूती कपड़े के साथ मिलते हैं, और जो कपास है इसी से सूती कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। इसकी बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर पश्चिमी में। ठीक है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहीं पर हुआ था। अब इसको देख लेते हैं, और ये TGT हिस्ट्री 2010 में पूछा गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
हड़प्पा सिंधु संस्कृति, हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि पर हुआ था। और सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और बात करें इस जो सिंधु सभ्यता है या सैंधव सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इसके प्रमाण भी मिलते हैं। जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पर जितने भी स्थल हैं वो वहाँ पर ग्रेड पद्धति या फिर नगर नियोजन प्रणाली इतनी बेहतरीन है जो कि आज से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नगर मिले हैं वो अब वहाँ पर जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रणाली के अनुसार नगरों को बसाया गया था। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो नालियाँ होती थी उनको एक बेहतरीन प्रणाली के माध्यम से जो है बनाया जाता था। और नालियों का जो भी वेस्ट मटेरियल होता था, जो भी गंदा पानी या फिर जो भी चीज़ था, वो एक हौज अर्थात मेन होल बने हुए होते थे, उनमें वो पानी गिरता था, उनको साफ करके जो है निकाल लिया जाता था और उसके बाद जो है पानी को आगे बढ़ा दिया जाता। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर एक बेहतरीन प्रणाली के माध्यम से जो है पूरी व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर हर घर में कुएँ के साक्ष्य भी मिले हैं और जो है यहाँ से बहुत सारी विशेषता मिली, ठीक है, जो कि ये दर्शाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और बात करें, जैसे मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सारे साक्ष्य हैं, इनको बात करें। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सबसे जो इसका प्रचलित नाम है या फिर सबसे महत्वपूर्ण नाम या फिर सबसे मान्य नाम जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी बात करें। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, जैसे बात करें तो हड़प्पा जो है ये सिंधु की रावी नदी है, तो सिंधु की सहायक जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे मिलते थे। इसके कारण सबसे पहले इसको जो है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब स्थलों की खोज हुई तो सिंधु के साथ साथ अन्य नदियों के किनारे भी इसके स्थल मिलना प्रारंभ हुए। सरस्वती नदी जो है उसके किनारे जब मिलना प्रारंभ हुए तो लोगों ने जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि जो सिंधु एवं सरस्वती मतलब सभ्यता के नाम से जाना, और किसी ने तो केवल सरस्वती सभ्यता के नाम से कहा, क्योंकि इसके जो स्थल हैं वो केवल 3% जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिलते हैं। इसके 80% जो स्थल हैं वो जो सरस्वती नदी है, और बात करें तो हरियाणा में बहती थी, तो जो सरस्वती नदी उसके किनारे मिलते हैं 80% स्थल, और उसके मात्र 17% स्थल जो हैं वो सिंधु एवं सरस्वती नदी को छोड़कर मात्र 17% स्थल ही अन्य नदियों के किनारे मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कहा गया। हालांकि ये नाम कुछ किताबों में ही पढ़े था और ज़्यादा ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल थे वो सरस्वती नदी के किनारे ही मौजूद थे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले नगर स्थलों में जो केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। हालांकि देखा जाए तो 9 ऐसे स्थल थे जो इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको उन 9 स्थलों में उनके बारे में समझा देता हूँ। जैसे एक ट्रिक है MRHD और KBGCL, ठीक है। तो ये ट्रिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम से हो गया मोहनजोदड़ो, ये बात करें तो जो है क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो बड़े नगरों का क्रम छोटे नगरों की तरफ है, और ये 9 सबसे बड़े नगर है। मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा नगर था। आर से राखीगढ़ी, ठीक है। एच से हड़प्पा तीसरा सबसे बड़ा नगर। डी से धौलावीरा, के से कालीबंगा, और बी से पड़ावली, जी से गनवेरीवाल, और सी से चंदुड़ो, एल से लोथल। तो ये जो क्रम है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है राखीगढ़ी, और तीसरा है हड़प्पा, चौथा है डी से धौलावीरा, के से कालीबंगा, 5 से बी से और जो है बनावली, और जी से गनवेरीवाल जो कि इसके साथ मिलते हैं पाकिस्तान में, और सी से चंदुड़ो, और एल से लोथल। तो ये 9 बड़े नगरों का क्रम है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार है। आप इनको याद कर सकते हैं। MRHD KBGCL, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, आप इनको अच्छे से याद करनी। मैंने आपको 9 नगरों का जो है क्षेत्रफल के अनुसार क्रम बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था।
तो सोना बिल्कुल था, चांदी इसका भी था, तांबा तो ये सबसे पहले प्रयोग करते हुए ही आ रहे थे, लोहा इसका प्रमाण नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी था राइट आंसर। ठीक है, और मैं आपको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां। जो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जो सिंधु घाटी सप्ताह है इसका जो कार्यक्रम था, जैसे कार्यकाल था, ये कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जब इसको खोजा गया था, तो जो कार्बन 14 पद्धति इसके बारे में डी पी अग्रवाल जो डी पी अग्रवाल थे, उन्होंने इसका क्रम बताया था कि जो सिंधु घाटी सप्ताह का कार्यकाल था ये 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच था। तो हालांकि कुछ विद्वानों ने अधिक बताया था, कुछ विद्वानों ने बहुत ही कम बताया था, जिसके कारण सभी विद्वानों ने एक मत को स्वीकार किया कि लगभग जो सिंधु घाटी सप्ताह थी ये 2500 बीसी से लेकर जो है 1750 बीसी के बीच इसका कालक्रम था। ठीक है, तो सभी विद्वानों ने एक मत को स्वीकार किया कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सप्ताह का कार्यक्रम रहा होगा। ठीक है, तो इस मत को जो है सर्वमान्य मत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इस मत पर आकर सभी विद्वान एक मत हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जैसे इस सप्ताह की खोज जो है राय बहादुर दहराम सानी ने खोजी थी, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। और जो सिंधु घाटी सप्ताह है इसको आद्य ऐतिहासिक सप्ताह के अंतर्गत भी रखा जाता है। कांस्य युग अर्थात कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता है, क्योंकि तांबा प्लस टिन इन दोनों धातुओं को मिश्रण से बनता है कांसा, और कांसे का सर्वाधिक प्रयोग होता है सिंधु घाटी सप्ताह में, इसलिए इस सिंधु घाटी सप्ताह को कांस्य सप्ताह या कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस सप्ताह के लोगों को लोह का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसका ज्ञान नहीं था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लें 38वां। सिंधु सप्ताह के लोगों के लिए डील वाला बैल था, अर्थात बात करें तो देसी पशु, विदेशी पशु, बलि पशु, पवित्र पशु के रूप में जाना जाता है डील वाला बैल। जो कुबड़दार बैल होता था उसको हम कुकुदमान या फिर कुबड़ वाला बैल के रूप में जानते हैं, जो कि पवित्र पशु के रूप में जाना जाता है। और जो अगर हम बात करेंगे आगे जो वैदिक सप्ताह है, वैदिक सप्ताह का पवित्र पशु हो जाता है गाय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 39वां है। इस बात करें 39वां, सिंधु सप्ताह काल के लोग घर बनाते थे। जो सिंधु सप्ताह के काल के लोग थे ये पक्की ईंटों के घर बनाते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों के साथ मिलते हैं, तो ये भी TGT 2005 में पूछा गया था, और इससे पहला वाला भी TGT में पूछा गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो जो है अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित हमने कई सारी जानकारियाँ ले चुके हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है 40वां, इसको समझते हैं। इसकी यदि बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान के प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बताया कि युग्म समाधान जो है यहाँ 2 स्थलों से मिले थे, एक तो लोथल से और दूसरा कालीबंगा से। तो ऑप्शन बी और ए ये दोनों ही ठीक है। कालीबंगा से जो है एक युगल समाधान मिलता था और लोथल से 3, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक है। ठीक है, अब हम इसको आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें यदि बात करें तो जैसे यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों ही ठीक है। लोथल से 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से 2 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है जो कि मेसोपोटामिया में चलती थी। घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी मिलती है लोथल से। और इसके बाद जो है जबकि कालीबंगा से हवन कुंड के साथ मिलते हैं जो कि लोथल से भी मिलते हैं। और जो है इसके साथ साथ अग्निकुंड और अलंकृत ईंटें जो हैं, ये तो इसकी विशेष विशेषता है कि कालीबंगा से पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो कालीबंगा से। और बक्राकार ईंटें अगर पूछा जाए आपसे तो मिलती हैं चनहू से। ठीक है, तो अलंकृत ईंटें मिलती हैं कालीबंगा से और बक्राकार ईंटें मिलती हैं चनहू से। हल्के निशान कहाँ से मिले, तो जुते हुए जो साँचे ये मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, और इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि ये मिलान वाला। तो इसको हम मिलाते हैं और जो है वो अच्छे से मिला दें। तो इसमें देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं, हड़प्पा सप्ताह के दूसरी तरफ उसके साथ जो हड़प्पा है यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है R37 कब्रिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल से गोदीवाड़ा, ये भी बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा यहाँ से क्या मिला है, तो कालीबंगा से मिले जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से मिले हैं नर्तकी की मूर्ति, अर्थात एका हो गया वन, एका वन किसमें और 2 में है, तो एका वन इसमें भी, एका वन इसमें भी। इसके बाद लोथल से अर्थात 2 का बी, तो इसमें भी है इसमें भी, तो दोनों भी चल रहे हैं, इनमें दोनों में टक्कर चल रही है, तो इसमें भी इसमें भी। और इसके बाद सी का हो गया 4, सी का 4 किसमें, तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। ठीक है, इसी में पता सी का 4, इसके बाद डी का 3 हो ही जाएगा, तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको समझते हैं। 42वां प्रश्न है,
निम्न में से सर्वप्रथम किसने विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर में से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन जो व्हीलर है इसी ने बताया था कि जो सर्वप्रथम इसे प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम ये विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने जो है भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। तो ये कथन जो था ये था व्हीलर का, ठीक है। तो इसी ने बताया था। हालांकि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इसने क्या कहा था, ठीक है। जैसे व्हीलर के अनुसार कहा गया था इसने कि द्वितीय सहस्राब्दी अर्थात 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में एक क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व को जो है इसका जो है इसकी अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है जो वैदिक सभ्यता है उसका प्रारंभ हो जाता है। में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत जो है किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ और इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यवस्थित दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो यही इसने बताया था कि व्हीलर ने कहा था कि बाह्य आक्रमण के साथ आपसे हो जाएगा कि बाह्य आक्रमण के साथ जो है किसने बताए थे, तो जो है जो व्हीलर है इसी ने बताया था। इसका पूरा नाम है मार्टिमर व्हीलर। अधिकांश कंकाल जो है अस्त व्यस्त दशा में मिले हैं और जो है इसके बाद जो है अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों और सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए थे। तो इसने जो है अनुमान लगा कि जब कोई भी विधिवत रूप से जब किसी का दाह संस्कार होता है तो इधर उधर पड़े हुए नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इसने अनुमान लगा कि यहाँ पर जो अस्त व्यस्त दशा में इनके जो है जो कंकाल मिले थे। तो इसने अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो भी मनुष्य थे यहाँ उन पर आक्रमण हुआ था और उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो मार्टिमर व्हीलर ने ये बताया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी यदि बात करें तो जो है 43वां प्रश्न, नगर नियोजन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से संबंधित निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ था। एक जो है गढ़ी, दूसरा मध्य एवं निचला, इन तीनों में बटा हुआ था। तो एकमात्र नगर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, जिसे कहते हैं धोलावीरा। जो धोलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था और कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। और रविंद्र सिंह बेस्ट जो उन्होंने उत्खनन किया था इसका और 1991-92 में इसका उत्खनन किया था। और जो बात करें ये कहाँ पड़ता है, तो जो कच्छ जिले में तो पड़ता है, लेकिन कच्छ के भी कहाँ पड़ता है, तो भचाऊ तालुके में पड़ता है। भचाऊ तालुके में ये पड़ता है। और जो है इसके बाद बात करें तो जो जगपति जो थे उन्होंने इसका जो है उसकी खोज की थी धौलावीरा की, और ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो यदि बात करें तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और इसके बाद जो है यदि हम बात करें तो अब जो है ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करें। तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को अंतिम करते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।